चलिए नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग बुक का 3200 क्वेश्चंस के हम लोग डिस्कशन 123 तक कंप्लीट कर चुके थे पिछले क्लास में। कल क्लास नहीं हुई थी। कल क्लास वजह था कि कल आपका टीचर्स डे था, उसे में बिजी होने की वजह से कल की क्लास आपकी ऑफ थी। तो आज क्लास होगा मंडे टू, जैसे कि आप जानते हैं कि मंडे टू फ्राइडे क्लास चलती है, तो आज क्लास होंगे और आज क्लास हम लोग देखेंगे। लक्की कुमारी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। सभी लोग फटाफट जुड़ जाएंगे और इसका आंसर बताएंगे कि इसका आंसर कितना आने वाला है। पूरे जैसा कि हम आप लोग को वादा किए थे कि हर दिन मंडे टू फ्राइडे आपके टोटल क्वेश्चंस करवाएंगे, ये बुक के सारे क्वेश्चंस करवाएंगे और बीच बीच में हम चाहते हैं कि टॉपिक वाइज लेकर भी आए बिहार एसएससी के लिए। तो वो कोशिश करेंगे कि 3 दिन इसको लेकर आए, 2 दिन इसको देखते हैं, उस पर हम विचार करते हैं। तो इसका आंसर बताएंगे और सभी लोग कमेंट भी करेंगे, आंसर पे आपका आंसर देंगे, ठीक है। चलिए सभी लोग फटाफट जुड़ जाएंगे और आज की क्लास, ये देखो बेहतरीन सवाल है और ये आपके आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था। अगर देखना एक चीज देख रहे होंगे, अभी जितने भी सवाल आप बना रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि सबसे बहुत 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 महत्वपूर्ण आपका जो होता है वो आपका ट्रिपलेट है। वो आपका ट्रिपलेट है और ट्रिपलेट से आप देख पा रहे होंगे कि सवाल आपके जो ट्रिपलेट से बहुत ज्यादा सवाल आपके पूछे जा रहे हैं। तो हम ना क्यों ना ये ट्रिपलेट को हम अच्छे तरीके से कवर कर लें कि जहां पे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि हर बार हर क्वेश्चंस में लगभग हर 5 क्वेश्चंस में क्वेश्चंस आपके ट्रिपलेट यूज हो रहे हैं। तो उसको अच्छे तरीके से आप लोग ट्रिपलेट को याद कर लेंगे, क्योंकि आपके पेपर में बार बार पूछा जाता है, इसलिए ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए ये सवाल का आंसर बताएंगे रोहित। चलो इसका आंसर बताएंगे। कह रहा है कि यहां पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इक्वल टू सी का स्क्वायर। अब यहां पे कह रहा है कि 3 पूर्णांक जिनका एबीसी, ये पूर्णांक है, मतलब पूर्णांक कहने का मतलब ये पूर्ण संख्या है और पाइथागोरस थ्योरम से ये होता है। ये कह रहा है कि ए बी और सी एक पाइथागोरस थ्योरम नंबर है। मतलब पाइथागोरस थ्योरम कहने का मतलब हुआ कि ये अगर 3 होगा, 4 3 4 5, ये चीज आप जानते होंगे क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम है। तो पाइथागोरस थ्योरम बहुत सारे होते हैं, ये 6 8 10 भी होते हैं, ठीक है। ये आपके तो सारे ये पाइथागोरस थ्योरम थे, पाइथागोरस थ्योरम बहुत होते हैं। तो आपको जानना यहां पे है, आपको जानना यहां पे कि पाइथागोरस थ्योरम का अधिकतम मान 37 है। अगर अधिकतम मान 37, इसका कहने का मतलब, अधिकतम कहने का मतलब ये सी आपका 37 है, तो ये 37 का स्क्वायर, जब 37 कह रहा है, सी अगर 37 है तो हम जानते हैं मेरे भाई पाइथागोरस जो होता है वो 12 और 35 होता है। 12 और 35 होता है, मतलब ए बराबर 12 होगा, बी बराबर 35 होगा और 37 आपका जो है वो सी होगा। और ये कह रहा अधिकतम, और ये जो सी होता है आप जानते हैं कि ये अधिकतम ही होगा, मतलब ये कर्ण की काम करेगा, ये कर्ण की काम करेगा। इसका मतलब इसका ट्रिपलेट जो है वो 12 35 और 37 होगा। तो इसमें पूछ रहा है इसका न्यूनतम मान कितना होगा, तो न्यूनतम मान आपका 12 होगा। जैसे ही 37 देखने की कोशिश किए और ये ऑप्शन को देखे तो ऑप्शन में जहां 12 आ गया, मतलब 12 35 37 होता है। ये हम अच्छे तरीके से जानते हैं और सवाल को हम लोग कर पाए और देख पाए कि आंसर क्या होता है। तो ये आपका आ गया आंसर, ठीक है भाई। अगले सवाल पे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखो, ये भी बेहतरीन सवाल है। अगर आप लोग बना पाएंगे तो बताइएगा कि ये आंसर क्या है। और ये भी ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है। तो ग्रुप डी में आपके सवाल बहुत लेवल के क्वेश्चंस भी हैं और कुछ इजी भी क्वेश्चंस हैं। हर तरीके के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछा जाता है। तो इसका आंसर बताएंगे भाई, तो आप लोग कमेंट करो भाई, आंसर बताओ, इसका आंसर क्या आएगा। करा 3 सेंटीमीटर किनारे वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोण से, क्या बोल रहा है भाई, क्या बोल रहा है, देखो यहां पे क्या कह रहा है। ये एक वर्ग है, ठीक है, एक वर्ग है। अब एक यहां पे कह रहा है कि एक वर्ग है और ये वर्ग आपका जो दिया हुआ है मेरे भाई, ये 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये भी आपका 3 सेंटीमीटर का दिया हुआ है।
ये कह रहा है 3 सेंटीमीटर किनारे वाले एक वर्ग प्रत्येक कोने से 0.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड को काट दिया जाता है और कटे हुए हिस्से में से एक शीर्ष है। देखो यहां इस तरीके से इसको काटा गया है, सॉरी त्रिभुज काटा गया है, त्रिभुज काटा गया ना, कोने को काटा गया। तो ये 0.5 और ये भी 0.5, इस तरीके से यहां भी काटा गया भाई, ये भी 0.5 और ये भी 0.5 का, और यहां हर कोने में काटा गया है 0.5 और ये भी 0.5, और यहां पे हर कोने में काटा गया, मतलब ये 0.5 और ये भी 0.5, मतलब हर कोने में इसको क्या किया है, कट कर दिया, हर कोने में क्या किया है, कट कर दिया है। अगर हर कोने में कट किया, इस बात को समझिएगा, हर कोने में इसको कट किया गया है, तो ये आपका एक देखिएगा क्या बन जाता है, एक अष्टकोण बन जाता है। अष्टकोण कहने का मतलब अष्टभुजा बन जाते हैं, 1 3 4 5 6 7 और 8। अब यहां बोला गया है कि देखो यहां सवाल क्या बोला गया, इस प्रकार बने अष्टकोण का परिधि और क्षेत्रफल निकालना है। इस प्रकार बने अष्टकोण की परिधि की मैं बात करूं तो अष्टकोण की परिधि अगर 0.5 ये कटा है, 0.5 ये कटा है और 0.5 ये कटा है और टोटल की दूरी आपका 3 है, तो जब ये बताओ ये कितना आएगा, 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा। अब हमको चाहिए इसकी बात, क्योंकि हमको ये भी चाहिए, क्योंकि यहां पे परिधि का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग, सम ऑफ साइड्स की बात कर रहा है। तो ये 0.5 ये 0.5, आप जानते हैं मेरे भाई कि अगर ये 1:1 का रेशियो होगा तो ये √2 होता है, ये अच्छे तरीके से जानते हैं। तो 0.5 मतलब ये आपका हो गया 0.2 और ये भी आ जाएगा 0.2 और ये भी 0.2 और ये भी 0.2 होता है। तो यहां से हम हर चीज पता चल पाया और हर चीज को यहां से हम लोग कर पाए और हर चीज यहां से पता चल पाया। तो यहां परिधि की बात करें, इसकी परिधि की बात करें, पेरीमीटर की अगर बात करें तो पेरीमीटर हो जाएगा कितना मेरे भाई, पेरीमीटर देखो कितना होगा, तो पेरीमीटर यहां पे ये होगा, देखो यहां से पेरीमीटर क्या होगा, इस बात को समझेंगे। देखिएगा इसकी लेंथ 2 2 2 2 2 कितना बार आया, 4 बार, प्लस ये देखो ये 3 कोना जो कटा ये आपका हाइपोटेनियस, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ध्यान रखिए, हाइपोटेनियस 0.52 1 2 3 4, ये भी कितना बार, 4 बार। तो यहां से आ गया 4 दूनी 8 और यहां से आ गया 5 चौक 20, 8√2 इधर राइट आंसर, इसका सही उत्तर आ जाएगा। एक ही ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपको एरिया भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, एक ही ऑप्शन यहां देखने को मिल रहा है कि 8 + 2 रूट आपका एक ही आंसर है और आंसर मारकर आगे निकल जाएंगे, आपको ज्यादा समय भी नहीं लगेगा और आंसर मार के निकल जाएंगे। क्या इस बात को समझ पाए भाई? अब कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल चाहिए, इसका क्षेत्रफल चाहिए भैया, तो इसका क्षेत्रफल चाहिए भैया, इधर सुनो मेरी बात मेरे बाबू, सोना इधर सुनो, अगर इसकी क्षेत्रफल चाहिए तो यहां पे हमको क्या करना पड़ेगा, इस वर्ग की एरिया को निकाल दो, तो 3 तिया 9, इस वर्ग की एरिया को निकाल दो, तो वर्ग की एरिया को निकालेंगे तो 3 तिया, वर्ग की एरिया को निकालेंगे 3 का स्क्वायर और घटा किसको देंगे भाई, ये देखो एक ये आपका त्रिभुज जो है, ये जो त्रिभुज देखने को मिल रहा है एक समकोण त्रिभुज, क्योंकि 90 डिग्री होगा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, तो एक त्रिभुज का एरिया निकाल दो, 1/2 बेस 0.5 और ये 0.5, इसको कितना बार गुना कर देंगे, 4 बार गुना कर देंगे, सॉल्यूशन करेंगे, 8 इसका सही उत्तर आएगा, 8 इसका सही आंसर आ जाएगा। तो आप इसको कर लेना और यही आंसर आ जाएगा मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखना है ना, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां देखो यहां से कट जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा और यहां 5 × 25 25 दूनी 50, 3 तिया 9, 5 × 25 25 दूनी, ये कितना हो गया 0.5। अब 0.5 को जब हम घटाएंगे तो 0.5 को जब हम घटाएंगे 25 50 3 तिया 9, 0.5 मतलब यहां से 0.5 इसमें से घटेगा
तो 8.5 आ जाएगा, 8.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो एक ही आंसर आपको देखने को मिला। यहाँ पे देखिए सबको 8-8 माना है, इसका मतलब आपको टेंशन भी नहीं लेना है, क्योंकि एरिया 8 है, ये भी एरिया 8 है, ये भी एरिया 8 है, ये भी एरिया 8 है, आपको निकालने की जरूरत ही नहीं था भाई। आप झूठ का इसमें टेंशन लगे हुए थे कि टेंशन हो रहा था कि इसको एरिया निकालो। अरे भाई यहाँ सभी का एरिया देख लो, देख लो बाबू, यहां सभी का एरिया क्या है, समान है, तो आपको निकालने की कोई जरूरत ही नहीं था और आंसर आ गया आपके सामने। इतना इज द राइट आंसर, आपका डी हो गया। अगली सवाल को देखो और इसका आंसर बताओ कि 126 नंबर में पानी एक टंकी 5 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी और 1 मीटर गहरी है, तो उसमें कितना लीटर पानी अट सकता है। तो एक बात समझना, एक मीटर क्यूब बराबर होता है, ये बहुत तो बार यूज होता है, इसको आराम से रट लेंगे इसको। 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। एकदम दिमाग में बैठा लो, दिमाग में बैठा लो, दिमाग के कॉपचे में इसको डाल लो मेरे भाई। ये अगर कभी भी लीटर की बात करें तो 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होगा। अब देखो पानी यहां पे ये पानी की टंकी है और ये टंकी जो होगा ये आपका घनवाकार होगा, घनवाकार होगा मतलब क्यूबाइड होगा। तो यहां से इसकी आयतन निकाल लो, तो आयतन होगा 5 इंटू 3 इंटू 1, क्योंकि इसकी आयतन होता है LBH, LBH होता है। अब जब LBH की अगर बात करें तो LBH मतलब ये आ गया। तो एक बात बताओ, ये हो गया कितना, 15 मीटर क्यूब। अब जब 15 मीटर क्यूब हुआ तो कह रहा है कि कितना लीटर पानी अट सकता है, तो इसमें हमको कितना गुना कर देंगे, 1000 गुना कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, तो 15 मीटर क्यूब बराबर, तो गुना कर देंगे 15000 लीटर। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। खुशबू कुमारी का आंसर, पहला का आंसर खुशबू कुमारी का आ चुका है, बहुत बढ़िया, ये इज द राइट आंसर। खुशबू जी, इसका आंसर 15000 आ गया। क्या कोई दिक्कत है यहां तक, बोलो मेरे भाई। ये याद रखना, आपके दिमाग के कोने में कहीं इसको बैठा लेना, ये बहुत बेहतरीन है। और एक और चीज बैठा लेना भाई, ट्रिपलेट, ट्रिपलेट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिपलेट आपके पेपर के लिए मेंसुरेशन यूज कर लो या ज्योमेट्री पढ़ लो और या तो ट्रिगो पढ़ लो, ये हर जगह यूज होगा। ज्योमेट्री पढ़ लो या मेंसुरेशन पढ़ लो, है ना, मेंसुरेशन पढ़ लो या ट्रिगो पढ़ लो, ये हर जगह यूज होगा, तीनों में आपके यूज होते हैं। इसका आंसर ये आ गया। अगली सवाल की बात करते हैं। अगली सवाल देखो यहां क्या बोला गया है, एक समांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं, दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। मतलब एक समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज यहां नहीं होगा, समलम चतुर्भुज होगा शायद, ये समांतर नहीं है, यहां पे गलत लिखा गया, समलंब होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। यहां कह रहे समांतर भुजाओं की लंबाई 10 मीटर और 15 मीटर, अलग अलग तभी हो सकता है जब ये क्या हो, एक समलंब चतुर्भुज होगा तभी। ये एक समलंब चतुर्भुज है और समलंब चतुर्भुज में हम जान रहे हैं यहां पे कि ये आपका दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। समांतर चतुर्भुज ये भी आपका समानांतर होगा, ये दोनों आपका समानांतर होता है, तो ये आपका 15 सेंटीमीटर हो गया। अब कह रहा है कि ये दोनों समांतर भुजाओं के बीच की जो दूरी है, बीच की जो दूरी है ये हाइट होगा, बीच की दूरी जो है वो हाइट है। इसी हाइट को आपको निकालना है और इसका एरिया भी दे रखा है कितना, यहां भी समलंब करो, इसका एरिया भी 150 किलोमीटर होगा। तो एक बात बताओ, समांतर चतुर्भुज का एरिया होता है हाफ इंटू समांतर भुजा का योग 15 और 10 25 इंटू ऊंचाई होता है हम लोग के अनुसार एरिया इतना, लेकिन क्वेश्चंस में एरिया दे रखा है कितना, 150। तो देखो यहां से 25 छक्का और ये h बराबर आ गया कितना, 12 सेंटीमीटर। इधर राइट आंसर 12 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर ए, 12 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर ए। रंजन का आ रहा है, खुशबू कुमारी का आ रहा है, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं
आपसे रिक्वेस्ट है कि कॉपी और कलम लेकर बैठें और सॉल्व करने की कोशिश करें। जब सॉल्व नहीं करेंगे ना तो आपकी मानसिक जो है वो आपकी कैलकुलेशंस उतना फास्ट नहीं हो पाएगा जब तक आप कलम नहीं चलाओगे। दिमाग से भी बहुत जरूरी है, दिमाग से भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आपकी कैलकुलेशन दिमाग से यूज ज्यादा नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज को थोड़ा सा आप कलम कॉपी लेकर बैठो और आंसर का क्वेश्चंस की जवाब देने की कोशिश करो। जब कमेंट करेंगे तो मुझे भी अप्रिशिएट लगता है और होते हैं कि इसको और एक अच्छे तरीके से आप लोग को बता सके। देखो यहां से अगली सवाल की मैं बात करूं, अगला सवाल देखो कितना बेहतरीन सवाल है और बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखो एक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा इस बात को समझिएगा, एक कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से ध्यान में बैठा लेना कि ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि किसी भी त्रिभुज में अगर हम बात करें, किसी भी त्रिभुज में, त्रिभुज की यहां पे 3 भागों में इसको बांटा है, ये ए मान लिया, इसकी बेस बी है, इसकी बेस सी है। एक बात बताइए, एक बात बताओ मेरे भाई, सभी की हाइट जो होगी, सभी की हाइट, इस त्रिभुज की भी हाइट यही होगा, इस त्रिभुज की भी हाइट यही होगा, ये त्रिभुज की भी हाइट यही होगा। देखो इस त्रिभुज की बात करें, कहिएगा सर इस तरीके से बना हुआ है, इसकी हाइट यहां जाएगा, इससे क्या मतलब है, इसकी हाइट यहां पे आएगा, ये हाइट का लाएगा। तो हाइट आपका सेम होगा। एक त्रिभुज की बेस जितना भी भाग बांट सकता है, एक त्रिभुज की बेस अनेकों भाग में बांट सकते हैं, अनेकों त्रिभुज बना सकते हैं, लेकिन इसमें हाइट आपका सेम रहेगा। जब जब यहां पे बात करें कि हाइट अगर कांस्टेंट है, हाइट अगर कांस्टेंट रहता है मेरे भाई, जब हाइट कांस्टेंट रहता है तो हम कहेंगे कि जो यहां पे आधार है, आधार मतलब क्या, बेस, इसका रेशियो ए रेशियो बी रेशियो सी है। क्योंकि एरिया क्या होता है, एरिया होता है, देखो एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहां पे बेस क्या है, बेस आपका ए है और हाइट आपका सेम है। तो इस तरीके से आप करना कि सभी जगह सेम हाइट रहेगा। ये डिपेंड कैसे करेगा, इस बात को समझिएगा। तो यहां पे आधार अगर सेम है, आधार अगर अलग अलग है और हाइट कांस्टेंट है, तो एरिया जो होगा, एरिया भी डिपेंड कर जाएगा किस पे, एस टू बीस टू सी पे, एस टू बीस टू सी पे। अब एक बात समझेंगे, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, समझिएगा, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। जैसे हम कह रहे हैं कि ये यहां पे 2:3:4 में इसको बांटा गया है, तो इसकी एरिया भी जो होगा इसके बेस पे डिपेंड करेगा, क्यों, क्योंकि हाइट सेम होता है तो एरिया डिपेंड करता है किस पे, बेस पे। इसका एरिया भी 2 के अनुपात में होगा, ये भी 3 के अनुपात में होगा और ये भी 4 के अनुपात में होगा। इस बात को ध्यान रखना, इस बात को ख्याल रखना। तो यहां से एक बात समझिएगा, आधार अगर सेम रहेगा तो एरिया डिपेंड करेगा किस पे, बेस पे। अगर बेस कांस्टेंट हो गया, बात समझिएगा, बेस कांस्टेंट हो गया तो एरिया डिपेंड करेगा किस पे, H1 रेशियो H2 रेशियो H3, है ना। बेस सेम रहेगा तो एरिया किस पे डिपेंड करेगा, बेस सेम रहा तो एरिया डिपेंड करेगा हाइट पे, और आधार सेम रहेगा तो एरिया डिपेंड करेगा किस पे, सॉरी, बेस सेम रहा तो एरिया डिपेंड करेगा हाइट पे, और आधार अगर अलग रहा, हाइट सेम रहेगा तो एरिया डिपेंड करेगा किस पे, आधार पे। तो करेक्ट, त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई क्रमशः 18, 13 और 15 है। तो इसकी परिस्पारिक शिश्रम मतलब हाइट होता है, मतलब यहां पे हाइट की अनुपात क्या होगा। तो एक बात समझिएगा, हाइट की अनुपात की अगर बात करते हैं तो हम जानते हैं कि बेस जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, हाइट का। एक कॉन्सेप्ट ये भी होता है, बेस अगर यहां पे दिया है, अगर अलग अलग त्रिभुज अगर बेस की बात करें, बेस दिया हुआ है, बेस का आपका यहां पे भुजा दिया हुआ है, तो हाइट इसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये भी ध्यान रखना। और ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि हाइट अगर हाइट सेम है तो एरिया बेस पे डिपेंड करेगा, बेस सेम है तो एरिया हाइट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब देखो यहां पे बेस दिया हुआ है, हम जानते हैं कि बेस जो है हाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, याद रखना। तो यहां पे क्या है, तो हाइट शीर्षलम मतलब हाइट निकालना है, हाइट मतलब इसका उल्टा करेंगे, 1/8, 1/13 और ये 1/15, ठीक है। ये आ गया, अब देखो ये आ गया, तो 1/8 और 1/13 और ये 1/15। तो यहां क्या करेंगे, हरों का एलसीएम लेंगे। तो हरों का एलसीएम लेने के लिए यहां 8 ऑलरेडी है तो 13 गुना 15 यहां कर देंगे, है ना। यहां पे लिख देंगे 13 गुना
15, यहां पे लिखेंगे 15 8 20 से, और यहां लिखेंगे 104, 104 नहीं होगा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। इसके तीनों कैल्शियम यहां लिखेंगे तो 8 से 8 कट गया, मतलब ये आ जाएगा 13 गुना कितना 15। अगर कभी भी रेशियो फ्रैक्शन के रूप में रहता है, रेशियो फ्रैक्शन के रूप में रहेगा, तो इसका जो पूर्णांक आएगा वो क्या करेंगे, हरों कैल्शियम, इस फ्रैक्शन में अगर दिया तो हरों कैल्शियम लेकर सभी टर्म में गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ 8 गुना 13 गुना 15 करेंगे, 8 8 कट जाएगा, तो 13 गुना 15, यहाँ 13 है तो यहाँ क्या आ जाएगा 8 गुना 15 आ जाएगा, और यहाँ पे 15 है तो 13 गुना कितना आएगा 8 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 15 गुना 13 195, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर आएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर आएगा। तो ये भी कॉन्सेप्ट को देख लेना। ठीक है, मतलब यहाँ पे बेस दिया हुआ है, किसी भी एक त्रिभुज में बेस आपके डिपेंड करता है किस पे, हाइट पे, और हाइट आपका डिपेंड करेगा किस पे, इसके इनवर्सली पे, बेस पे। ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना। अगली सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगली सवाल में यहां देखो, कर है कि 129 में 2 मीटर की समान चौड़ाई की एक रास्ता एक वर्गाकार पार्क के अंदर बना है। 2 मीटर की समान चौड़ाई का एक रास्ता एक वर्गाकार पार्क के अंदर बना है, और यदि इस रास्ते का क्षेत्रफल दिया है तो रास्ते द्वारा घिरे वर्गाकार पार्क के क्षेत्रफल क्या होगा, इसकी बात किया गया है। तो देखो मेरे भाई, इसकी बात अगर किया गया है तो इस बात को समझने की कोशिश करना। इस तरीके से बना हुआ है, एक वर्गाकार पार्क के अंदर बना हुआ है। इसका आंसर बताएंगे आप लोग। तो यहां से अगर देखा जाए, प्रिंस कुमार कौन से क्वेश्चन नहीं समझ पाए तो उसको बताओ, कौन से क्वेश्चंस आप नहीं समझ पाए उसको आप कमेंट करेंगे, कौन से क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम हुआ है, तो वो चीज को हम देखेंगे। प्रिंस कुमार वो बताएंगे, अगर प्रॉब्लम हुआ तो हम उसको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर पिछले सवाल में, इस सवाल को बताते, अगर पिछले सवाल में प्रॉब्लम हुआ तो हम बताने की कोशिश करेंगे। ये दिया हुआ है ए और ये दिया हुआ है ए, भुजा है, एक पार्क है, और पार्क के अंदर 2 मीटर की चौड़ाई का एक रास्ता बनाया गया। तो बताओ इसकी भुजा क्या होगा, एक छोटे एक वर्ग बनेगा, इसकी भुजा कितना होगा a-4। तो रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा, रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा वो दे रखा है आपका 416। तो हम लोग के अनुसार रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, बड़े वर्ग की एरिया में से छोटे वाले वर्ग की एरिया को क्या करेंगे, घटा देना है स्क्वायर करके, बड़े वाले वर्ग के क्षेत्रफल में से छोटे वाले को खींच के निकाल देना है। तो जो बचेगा वही आपका क्या कहलाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल कहलाएगा। तो यहां से देख पा रहे हैं कि यहां आ गया a² माइनस a² प्लस 4 चौक 16, तो माइनस यहां प्लस होता है तो यहां लेकिन माइनस में होगा, क्योंकि ऑलरेडी माइनस में गुणा करेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा -16, और ये -2a भी आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8 4, और ये आ जाएगा इतना। तो ये कट गया इस तरीके से, है ना। यहां पे आपका आ जाएगा 4 दूनी 8a इक्वल टू 416। अब एक बात बताइए, ये 16 उधर चल जाएगा तो 8a इक्वल टू आ जाएगा 432, a बराबर आ जाएगा 432/8। और ये सवाल आपके पूछे गए हैं ग्रुप डी में,
8 पंचे 40, 8 चौक 32, ये आ जाएगा। ठीक है प्रिंस, कौन से सवाल नहीं समझ पाए उसको बताएंगे, फिर से हम समझाने की कोशिश करेंगे। ए बराबर 54 आ गया, तो कह रहा है रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, है ना। यहां पे ए निकाल दिए, ठीक है। वो ए का नहीं निकल पाया था, यहां पे 54 आ गया। तो यहां से आपको निकालना है मेरे भाई, है ना, क्या निकालना है, रास्ते द्वारा घिरे पार्क का क्षेत्रफल, ओ रास्ते द्वारा घिरे हुए इस पार्क के क्षेत्रफल निकालना है। तो यहां पे ए का मान आ गया 50। तो बताओ ये 2 कम है, इधर भी 2 कम है, सॉरी 54 आया। तो ये आपका 54 आया, तो पूरा ये मिलकर पूरा 54 हुआ। तो ये 54 हुआ, तो इधर भी 2 कम, इधर भी 2 कम है, तो ये वाला आपका आ जाएगा कितना 50। और इसका एरिया निकालने की बात कर रहा है। भुजा आ गया कितना 50 आ गया, तो 54 में से 4 गया 50 आ गया, तो इसका एरिया हो जाएगा 50 गुना 50, मतलब ये आपका 2500 आ जाएगा। इसका सही उत्तर आएगा 2500, इसका सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको आप बिना, एक बात समझिएगा, बिना कुछ किए हुए आप आंसर बता सकते थे। कहिएगा सर कैसे, ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था सवाल, और विदाउट सॉल्यूशन के, बिना कुछ सॉल्यूशन किए हुए आप इसका आंसर बता सकते थे। बोलिएगा कैसे सर, कैसे इसको बता सकते थे, कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते थे। देखो यहां पे, देखो बात को समझो, यहां पूछ रहे रास्ते द्वारा घिरे गए वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल, और वर्गाकार की क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं तो वर्गाकार की एरिया जो होता है भुजा स्क्वायर होता है, वो किसी ना किसी का स्क्वायर होगा। तो एक ही ऑप्शन चारों में से देखने को मिल रहा है, एक ही ऑप्शन चारों में से देखने को मिल रहा है, वो है आपका कौन, डी, जो 25 का स्क्वायर है। और इसका आंसर आप 2500 मार के आगे निकल सकते हैं। अगर कोई बंदा अगर स्मार्ट तरीके से सोचता है, अगर किसी भी क्वेश्चंस को फोड़ने की क्षमता रखता है, अगर वो स्मार्ट तरीके से अगर सोचता है, तो वो आंसर आप अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते, जिस तरह से मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया और सॉल्व करता और तब आंसर जाके निकालता, आप अगर वो बंदा अगर कोई स्मार्ट तरीके से अगर सोचा होता, तो आप डायरेक्ट एक सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करके और टिक मार के आंसर को आगे निकल जाता, इसमें उतना समय लॉस नहीं करता। तो रिजल्ट उस व्यक्ति का होगा, उस छात्र का होगा जो इस तरीके से वर्कआउट, कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो वो इस तरीके से आएगा। जब प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तब तक इस तरीके का थॉट आपके सामने नहीं आ पाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगले सवाल की बात करते हैं। कह रहे समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 30 मीटर है, तो इसके द्वारा विकर्ण की लंबाई इतना है, तो समचतुर्भुज का क्या होगा। तो एक बात समझिएगा, समचतुर्भुज में अगर हम बात करते हैं, समचतुर्भुज की अगर बात करते हैं, तो ये चतुर्भुज नहीं होगा, समचतुर्भुज की अगर बात करते हैं तो समचतुर्भुज में आमने सामने की भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आमने सामने की भुजा आपके क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस चीज को आप जानते हैं। ये वाला और ये वाला दोनों बराबर होगा, ये सभी बराबर होंगे। सॉरी, आमने सामने समचतुर्भुज है, रोम्बस है, तो सभी बराबर होंगे, बराबर कर दिया। और समचतुर्भुज में एक खासियत क्या है, इस बात को समझिएगा। इसका एरिया जो होता है समचतुर्भुज, एरिया ऑफ रोम्बस, होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2, विकर्ण 1 और विकर्ण 2, एक विकर्ण ये है और एक विकर्ण ये है। तो यहां से एक विकर्ण दे रखा है, ये 36 दे रखा है, सॉरी विकर्ण की लंबाई 36 दे रखा है, भुजा आपका 30 है, विकर्ण की लंबाई 36 दे रखा है। तो ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, एक दूसरे को ये क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। और ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। इस बात को समझिएगा। ये एक ट्रायंगल बन गया और ये एक ट्रायंगल, कैसा ट्रायंगल बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। जब कह रहा है ये मान लेते हैं 36 है, तो ये 18 होगा और ये भी आपका कितना होगा, 18 होगा। ये 18 होगा। तो हमको D1 की बात करें तो यहां से एक बात समझे
कि D1 की मान दे रखा है आपका, मान लेते हैं 36, तो D2 निकालना है। तो D2 निकालने की अगर बात करें तो ये वाला निकाल लेते हैं, तो ये आपका 62 करता है। अगर ये भुजा निकल गया तो इससे हम लोग क्या करेंगे, दुगना निकाल देंगे मेरे भाई। अगर दुगना निकाल दिए तो आंसर अपने आप तुरंत ही आंसर आ जाएगा। तो देखो यहां पे क्या करते हैं, ये 18, ये 30, तो एक काम करते हैं, इसको काटेंगे। देखो ये किससे लगता है, 6 से भागा लगा कितना बार में, 5 बार में। ये भी देखिए 5 छक्का 30, 3 छक्का 18। जब देखो यहां पे 5 है और ये 3 है, ये 5 के रेशियो में, ये 3 के रेशियो में, तो ये 4 के रेशियो में होगा ये वाला। मतलब ये 5 गुना है, ये भी 6 गुना है, ये भी 6 गुना होगा, तो ये भी 6 गुना होगा, मतलब ये 24 होगा। मतलब इसका रेशियो 3:4:5 है। मतलब ट्रिपलेट 3 4 5, और इसी का यहाँ पे ये 6 गुना है, ये भी 6 गुना है, तो ये भी 6 गुना होगा। ये 24, तो ये भी 24 होगा। तो यहां से आंसर निकल गया। D1 का मान आप 36 और D2 का मान रखे हैं कितना, 48। इसका आंसर आ गया आपका ये 18, 64, एक ही ऑप्शन, 4 यूनिट डिजिट एक ही दिया हुआ है। आंसर आपका 864। यूनिट डिजिट का भी कमाल बहुत है मेरे भाई, यूनिट डिजिट का भी कमाल बहुत बेहतरीन है, तो इस बात को समझिएगा। ठीक है, ये इसका सही उत्तर आ गया और सही इसका आंसर आ गया। ठीक है, अगली सवाल की बात करते हैं और अगले सवाल को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो कैसे हम ट्रिपलेट का यूज करके, कैसे हम ट्रिपलेट का यूज करके, कैसे हम ट्रिपलेट का यूज करके हम सवाल को बना पाए और देख पाए कि इसका आंसर क्या होगा, और ये आंसर को हम ला पाए और यहां पे बना पाए। अब अगली सवाल की बात कर रहा है कि एक ठोस वस्तु के मध्य भाग में लंबवृत्तीय बेलनाकार का आकार का लंबाई इतना दे रखा है, बेलनाकार का एक छोर में लंबवृत्तीय शंकु है और दूसरे छोर पर गोलार्ध है। तो सभी तीनों आकार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। यदि शंकु और गोलार्ध समेत बेलनाकार वस्तु की कुल लंबाई 21 सेंटीमीटर है, तो ठोस वस्तु का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसकी एक बात समझना, इसको हम पहले फिगर बनाते हैं और फिगर से समझने की कोशिश करेंगे। एक ठोस वस्तु के मध्य भाग में लंबवृत्तीय बेलन है, पहले बेलन बनाओ। बेलन बना लिया। कार्य बेलनाकार के एक छोर पर लंबवृत्तीय शंकु है, शंकु है, और बेलनाकार और दूसरा छोर पे गोलार्ध है। ठीक है, इसी तरीके से फिगर बनाया, कोई दिक्कत? ठीक है, इस तरह का गोली है। अब देखो कह रहा है यहां से, अब आगे देखो सभी तीनों आकार की त्रिज्या, मतलब ये त्रिज्या इसका भी आपका 3 है और इसका भी कितना है, 3 है। यदि शंकु और गोलार्ध के समेत मिलाकर कुल लंबाई यहां से लेकर यहां तक दिया हुआ है 21। तो एक बात बताइए, गोलार्ध है तो इसका भी 3 होगा, होगा ना, इसका भी 3 होगा। इस बात को समझेंगे, क्लियर है? अब देखो क्या बोला है, त्रिज्या 3 है, गोलार्ध इतना है, टोटल लंबाई इतना है। तो एक बात समझेंगे यहां पे आपको करना, सर अंकगणित कब पढ़ाओगे इसका बताना प्लीज। देखो भाई, क्वेश्चंस आपके सब में पूछे जाते हैं, तो जब में सब में पूछा जाता है सवाल, तो हर चीज को हम बताएंगे, हर चीज को इसमें देखने की कोशिश करेंगे। क्यों? जब तक अगर नहीं इसमें सॉल्व करवाएंगे तो कोई भी यहाँ पे उपाय नहीं है, क्योंकि ये भी सवाल आपके उतना ही मत। अब देखो एक बेलनाकार लंबाई भी दिया है 14, मतलब यहां से इसकी लंबाई 14 है, ये 14 दे रखा है, यहां से यहां की लंबाई 14 दे रखा है, और यहां ये 3 है, तो ये आपका कितना हो गया, ये 14 और ये 3, ये 14 और ये 3, और ये टोटल 21 दिया हुआ है। तो 14 और 3 17 खत्म हो गया, तो 14 3 17 खत्म हो गया, तो ये आपकी लंबाई कितना होगा, 4 होगा। और ये आपका 4 है, तो निकालना हमको क्या है, निकालना ये 4 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 5। तो इसका टोटल एरिया निकालना है, TSA निकालना है। तो ध्यान रखना, एक
इस गोलार्ध का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल गोली बना हुआ तो इस तरह का यही निकलेगा। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है आपका इसका गोलार्ध का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr²। गोलार्ध की वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल, भाई देखो समझ कम आ रहा है, जब आप नहीं पढ़ेंगे तो समझ कम नहीं आ रहा तो इसी को ना पढ़ना होगा, क्योंकि पेपर में तो सवाल आपके रहेंगे ही। अब बताओ ये वाला आपका कितना है, ये आपका क्या है भाई, ये आपका क्या है, तो ये आपका देखो एक बेलनाकार है और बेलनाकार की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr² होता है। फिर इसका बेलनाकार ये सॉरी शंक्वाकार का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है πr/l होता है। तो यहां से आप यूज करो पाई 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 निकाल दो बाहर। जब पाई पाई बाहर निकल गया आर आर भी आ रहा है और इसको सॉल्व कर दो। आर का मान 3 दिया है तो 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18। आर का मान 3 दिया है और इसकी शंकु जो बेलन की ऊंचाई है वो 14 दे रखा है, तो 14 या 42 और 42 दूनी यहां पे आ जाएगा कितना 84। पाई निकल गया यहां पे r इंटू एल, आर आपका 3 है ये 5 है तो 5 3 15 ये आ गया। तो यहां से देखो यूनिट डिजिट को देखो 5 4 9 9 8 17, तो 7 यूनिट डिजिट एक ही ऑप्शन में है, पूरे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। यूनिट डिजिट को देख के डायरेक्ट मार दो 117 पाई इसका सही आंसर होंगे। हमसे तो चित्र ही नहीं बनता है भाई। नरेश कोशिश करेंगे, देखेंगे अपने ही अपने आप बनना स्टार्ट हो जाएगा नरेश, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह टेलीग्राम पे मिल जाएगा। क्योंकि देखो ये चीज आप नहीं पढ़ेंगे, आप रेलवे भरवे कीजिएगा, रेलवे आप टेक्नीशियन भरे होंगे है ना, एलपी भरे होंगे, एनटीपीसी भरिएगा, फिर उसके बाद ग्रुप डी आएगा, ये सभी आप भरेंगे ही और सब में भर भर के सवाल आपके एडवांस मैथ से रह रहे हैं, भर भर के सवाल आपसे पूछा जाता है मेरे भाई, है ना। 40 और 60% का रेशियो रहता है, इस बात को समझिएगा। तो इसके लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा नरेश, इसका कोई भी उपाय नहीं है। सफलता शॉर्टकट नहीं मिलती है, सफलता मेहनत करने से मिलती है। शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं है कि हम अगर मैथ्स को नहीं बना पाएंगे तो मैथ्स आपका एडवांस मैथ नहीं बनेगा तो सफलता मिल जाएगा, ऐसा नहीं। आपको 40 और 60% की रेशियो में ये क्वेश्चंस रहते हैं, तो आपको करना ही पड़ेगा। देखो यहां पे ऐसे सबसे लंबे खंबे की लंबाई ज्ञात करें जिसे 6 मीटर लंबे, 6 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे कमरे की। तो देखो 6 कह रहा है तो इसका मतलब ये घनाभ होगा, और जब ये घनाभ होगा मेरे भाई, देखो फिगर बना रहे, ये घनाभ होगा और घनाभ में सबसे लंबे छड़ को रखने वाला या तो इसमें खंबे आंटने वाला एक ही होगा, वो हम कह रहे हैं ये 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6। इसमें अगर रटने वाला अगर बात करें तो इस कोने से लेकर इस कोने तक देख लो, और ये कोने से ये कोने जो कहलाता है ये विकर्ण कहलाता है, और विकर्ण को ही हम कह सकते हैं कि सबसे लंबे छड़ी की लंबाई होगी। मतलब किसी रूम की अगर बात करते हैं, किसी रूम की अगर बात करते हैं तो रूम में एक बात बताओ, एक हमको बांस की सबसे बड़ी सी बड़ी लेंथ को रखना है, तो एक बात बताइए उस कोने से लेकर इस कोने तक अगर कोना कोनी रखेंगे तो सबसे लंबे आपका वो रखाएगा। तो इस बात को समझिएगा, सबसे लंबी छड़ी होगी वो सबसे लंबी छड़ी होगी, इस बात को हमेशा ध्यान रखना, ये समझे। तो यहां पे एक बात समझिएगा कि इसी तरीके से आपको करना ही पड़ेगा, लगा दी। तो यहां से सबसे विकर्ण की बात करें तो सबसे लंबी छड़ी की लंबाई ये होगा। अब एक बात समझो, तो यहां पे सबसे लंबी विकर्ण की छड़ी जो होती है तो ये आपका होता है आपका a√3 होता है। और a√3 की अगर बात करते हैं तो a√3 की अगर बात करते हैं तो यहां से हो जाएगा a का मान, देखो a मतलब होता है भुजा साइड, और ये a√3 मतलब 6√3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इनका पीडीएफ कहां मिलेगा? नरेश योगी पीडीएफ इनके प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह चैनल पे, आपको टेलीग्राम चैनल है उसी पे इसका पीडीएफ मिलेंगे, तो वहीं आप जाके उसको क्या करेंगे देख लेंगे, ठीक ना। तो वहीं पे इसका पीडीएफ आपका डला हुआ है, वो आप जाके निकाल लेंगे वहीं से। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की बात करते हैं।
समकोण त्रिभुज की एक आसन भुजा क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की लंबी भुजा को अक्ष के रूप में उपयोग करके हम त्रिभुज को उसकी धुरी पर पूरी तरह से घुमाकर एक समकोण वृत्तीय शंकु बनाते हैं। अब यदि हम एक लंब वृत्तीय बेलनाकार पात्र को भरते हैं जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर 3 बार पानी के साथ एक मग के रूप में शंकु को प्रयोग करते हैं तो कंटेनर में पानी की ऊंचाई कितनी होगी, इसकी बात बोला गया है। इसकी बात बोला गया, देखो यहां से बात समझिएगा। इतनी बड़ी सवाल है, अब इतनी बड़ी सवाल है, आप लोगों को लगता होगा कि सर इतना बड़ा सवाल कैसे बनाएंगे, समझ में नहीं आता फिगर कैसे बनेगा। तो हम फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। एक बात समझे, हम यहां पे एक व्हाइट पेज लगाते हैं। अब देखना व्हाइट पेज, यहां समझने की कोशिश करेंगे। यहां समझिएगा एकदम आराम से। कह रहा कि एक आपका त्रिभुज है, एक त्रिभुज है और ये त्रिभुज आपके एक समकोणीय है। ये एक त्रिभुज समकोणीय है। जैसे में यहां कह रहा है, देखो यहां सवाल यहां दिखने को मिल रहा होगा। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज है, आसन भुजाएं 5 और 12 है। आसन भुजाएं मतलब होता है अगल बगल वाले। अगर ये 5 है, एक मिनट देख लो और देख लेते हैं। 5 है, त्रिभुज की लंबी भुजा को अक्ष मान करके, त्रिभुज की लंबी भुजा जो आपका ये 12 है और ये आपका 5 है। इसको क्या किया है, इस बात को समझिएगा। इसको पकड़ा यहां पे, इसको हम अक्ष मान लिए, इसको इस तरह से पकड़ा, अब पकड़ के इस छोर को पकड़ा, इसको सीधा सीधी खड़ा रखा टाइट और इसको पकड़ के घुमा दिया। इस तरीके से चारों तरफ घुमा देगा। बात को समझिएगा। इस तरीके से 12 सेंटीमीटर भुजा को पकड़ा और एक त्रिभुज बनाया। यहां पे ये आपका हाइपोटेनियस है, इसको पकड़ा और पकड़ते हुए इसको घुमा दिया इस तरीके से। और जब ये घूम जाएगा तो एक बात बताइए, एक शंकु का रूप ले लेगा। मतलब ये इस तरीके से अगर घुमा है तो यहां से ध्यान रखिएगा, इस तरीके से एक आपका क्या बन जाएगा, एक फिगर बन गया, एक शंकु बन जाएगा। इसको पकड़ के घुमा दिए चारों तरफ, ये एक शंकु बन गया। और ये 12 है, ये 5 है, तो ये आपका 13 होगा। आप अच्छे तरीके से जानते हैं। तो ये एक क्या बन गया, एक कोण बन गया, एक कोण का रूप धारण कर लिया, एक कोण का रूप धारण कर लिया। अब इसी कोण के धारण कर लिया। अब यहां से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चंस को देखते हैं, वे बता रहे हैं। अब यदि हम एक लंबवृत्तीय बेलन पात्र को भरते हैं जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर 3 बार पानी के साथ एक मग में जाता है तो उसको ऊंचाई कितना बढ़ेगा, इसकी बात किया गया। अब एक बात समझना, एक चीज समझने की कोशिश करना। ये एक मग है, ये एक मग है। इसी मग से क्या किया, एक यहां पे एक बेलनाकार प्रकार का एक बर्तन लिया और इसमें से पानी को इसमें डाल रहा है। और ये इसको क्या किया, एक मग पानी लिया डाल दिया, फिर दूसरा मग से इसमें पानी लिया डाल दिया, तीसरा मग लिया, 3 बार इसमें डाला गया। कितना बार डाला गया, 3 बार इसमें डाला गया है। तो पानी की ऊंचाई मान लेते हैं कि पानी की ऊंचाई आपका यहां तक आ गया। आपका पानी की ऊंचाई मतलब यहां पे h ऊंचाई तक बढ़ गया। तो h ऊंचाई तक, इसकी त्रिज्या दे रखा है कितना, इसकी त्रिज्या दे रखा है कितना, 5। बेलन का त्रिज्या कितना दे रखा है, 5 दे रखा। तो एक बात समझो, इसकी वॉल्यूम की अगर बात करते हैं तो 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर कितना है, दोनों का 5 ही है भाई, देखो तो, हाँ 5 है। तो ये आपका आर स्क्वायर मतलब ये 5 का स्क्वायर इंटू हाइट कितना है, 12। और इस प्रकार से ये एक मग नहीं डाला, इसमें एक मग का आयतन था, इसमें 3 मग डाला गया। तो इसमें 3 गुना कर देंगे तो इसका जितना आप पानी इसमें 3 मग में जितना पानी होगा ये सारा डाला गया, मतलब इतने की वॉल्यूम बराबर होगा इसकी वॉल्यूम। तो पाई आर स्क्वायर की बात करेंगे 5 स्क्वायर और यहां पे h निकल आएगा क्योंकि पानी डालने के बाद h ऊंचाई तक बढ़ गया, यही h ऊंचाई निकालना है। तो सीधी सीधी पाई से पाई काट दो, 5 स्क्वायर से 5 स्क्वायर काट दो,
3 से 3 कर दो, मतलब ये 12 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई बढ़ेगी, 12 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर 12 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 12 इसका सही आंसर होगा। क्या इस बात को समझ पाए कि सवाल किस तरीके से आपका पूछा गया? अगर सवाल को आप समझ पाएंगे, तो सवाल को ही अगर समझ पाए तो आप याद रखना सवाल आपके लिए हाँ बहुत सारे नरेश, आप जैसे देखो टेस्ट आप अगर पढ़ते हैं, आप अगर पढ़ने बैठते हैं तो हो सकता है कि आपको बहुत सारे टेस्ट अगर मारते हैं। टेस्ट से देखो फायदा ये होता है कि जब आप टेस्ट मारते हैं, अगर मान ले कोई भी टॉपिक में आप क्वेश्चन बनाया गलत हो गया या नहीं समझ पा रहे, तो घर पे जाओ, उस टॉपिक को जो फाउंडेशन आप पढ़े होंगे उस टॉपिक को निकालो और उसको मंथन कर जाओ पूरी तरह से, है ना। तो यही होता है अपने इंप्रूवमेंट को बढ़ाना। एक तो टेस्ट मारना बहुत जरूरी है, एक सेट डेली मारने की जो आदत डालो, क्योंकि टेस्ट मारने से आपकी मानसिकता, आपकी जो सोच है वो डेवलप होता है एग्जाम के प्रति। एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे वो चीज आपको फायदा करेगा, इस बात को ध्यान रखना। तो यहाँ पे ये इसका सही उत्तर आ गया, ठीक है। अगली बात करते हैं। यहाँ पे एक आयताकार भूखंड का आयाम अपने निकटतम पूर्णांक से इतना और इतना है। इसका मतलब क्या हुआ? आयाम मतलब होता है साइड। आयाम मतलब क्या होता है? साइड, भुजा कह सकते हैं। ये एक आयताकार टाइप का है, और आसन निकटतम पूर्णांक कहने का मतलब ये, और ये आपका दिया हुआ क्या, ये 26 दे रखा है, तो ये आपका 24 दे रखा है। तो यहां पूछ रहा है इसका न्यूनतम संभव परिणाम क्या होंगे। तो बस कोई दिक्कत नहीं, परिणाम इसकी परिमाप जो होता है, तो परिमाप आप जानते हैं, एक आयत की परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी। सिर्फ क्वेश्चन में सिर्फ घुमाने का काम किया, आपको फर्जीवाड़ा है क्वेश्चंस में, आपको दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए दिया है। तो 2 इंटू 26 प्लस 14, 40 दूनी 80, तो ये आपका 80 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बी इसका। सुधीर, आप नवीन कुमार सिंह, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और वहां से आपके टेस्ट पेपर वहां से मिल जाएंगे, है ना। वहां से आपको टेस्ट पेपर मिल जाएंगे और वो टेस्ट आप दे देना, तो वहीं सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर आ गया, इसका सही आंसर आ गया, ठीक है, बी। ठीक है सुधीर। कर वर्ग की भुजा को 30% बढ़ाया गया तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितना होगा? जब भी इस टाइप का यूज आए तो ए प्लस बी वाला फॉर्मूला यूज कर देना, ए बी बटा 100, ये वाला यूज कर देना। मतलब 30% की बढ़ाया गया तो यहां भी 30 और यहां भी 30, और ये भी मतलब 30 गुना 30, तो यही आपका हो जाएगा, फॉर्मूला में यूज कर देना। जब भी सक्सेसिव की बात करे तो यहां पे ये यूज कर देना, तो ये आपका 69% इज द राइट आंसर होगा। या एक रेशियो में लिख सकते हैं कि 30% को आप लिखेंगे 3/100, 3/10, मतलब भुजा पहले 10 था, हो गया कितना? 13, बढ़ रहा है। भुजा 10 था, हो गया कितना? 13, क्योंकि हम जानते हैं वर्ग की भुजा जो होती है ये ए बराबर है, ये भी ए बराबर है। हम जानते हैं इसका एरिया होता है स्क्वायर, मतलब 10 दें 100 और 13 गुना 13 169, कितना बढ़ा? तो 69% हो जाएगा, क्योंकि 100 में ही दिया गया, तो वो 90% इज द राइट आंसर। सॉरी 69% इज द राइट आंसर। ये रेशियो मेथड है और ये ए बी फॉर्मूला से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। दोनों तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं और आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगली सवाल की मैं बात करता हूं। घनाभ के 3 संलग्न फलकों का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना दे रखा है। एक घनाभ है मेरे भाई, एक घनाभ है मेरे प्यारे विद्यार्थी, एक घनाभ है। यहां से देखने की अगर बात करते हैं, ये घनाभ है। घनाभ में एक कोना से अगर बात करते हैं, एक घनाभ है, उसकी सतह एक तल वाला सतह, एक साइड वाला सतह और एक फेस वाला सतह है, और सभी का एरिया दे रखा है। मान लेते हैं इसका 30 दे रखा है, इसका पूरे का 50 दे रखा है और इसका 60 दे रखा है। इसका मतलब यहां से हम जानते हैं ये एल बी एच होता है। तो एल बी मान लेते हैं आपका बड़ा वाला मान लो 60, और यहां से अगर बात करते हैं बी एच की बात करते हैं 50 मान लो, एच एल की बात करते हैं 30, कुछ भी किसी को मान लो, आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये गुणनफल में है। अब बताओ कि यहां पे मुझे पूछ रहा आयतन, तो घनाभ की आयतन जो होता है वो एल बी एच होता है, और इसी को निकालना है, तो मुझे एल बी एच चाहिए। तो एल इंटू एल 2 बार,
बी 2 बार, सी 2 बार, मतलब एल इंटू गुना में है तो एल बी एच का हो जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर है ना। 6 पंचे 30, 30 तिया 90, तो यहां से काम करो, यहां पे 3, तो यहां से गुना करेंगे 6 पंचे 30, 30 तिया 90, तो यहां आ गया 90 और 90 पर जीरो देखेंगे 3 जीरो आ जाएगा, तो यहां से एल बी एच का मान आ गया कितना, इसका रूट निकालेंगे तो 300 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, डी इसका सही आंसर आ गया। ठीक है, अजय कुमार का आ रहा है, चंद्रवंशी जी आप लेट से जुड़े हैं, सुधीर का आपका आंसर आ गया, नहीं आया, सुधीर सी बोल रहे हैं, नहीं गलत बात है, डी सी नहीं होगा, आपके 300 आंसर होंगे, ये इसका सही उत्तर आएगा। ठीक है, क्लियर है। ठीक है भाई, ठीक है, हाँ सही रहेगा नरेश, कहीं से भी पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है, कहीं से भी पढ़ सकते हैं। देखो अगला कह रहे हैं 18 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक आयत को एक ऐसे समचतुर्भुज के रूप में परिवर्तित करना है, किया जाता है जिसका परिमाप आयत के परिमाप के बराबर है। देखो यहां से एक कह रहा आयत है आपके पास, आयत के आपके है ना, आयत के आपके जो हैं, तो आयत में आप जान रहे हैं, आयत में आपका ये होता है, यहां पे लंबाई होता है, तो लंबाई दे रखा है 18 और ये दे रखा है 12। अब क्या करें, इसकी विमाओं वाले एक आयत को एक ऐसे समचतुर्भुज के रूप में परिवर्तित किया जाता है, मतलब इसको चेंज कर दिया और एक समचतुर्भुज के रूप में इसको परिवर्तित किया गया। समचतुर्भुज में चारों भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये भी ए, ये भी ए, सभी बराबर होते हैं। इसका परिमाप आयत के परिमाप के बराबर होगा। क्या किया, ये तार से बना हुआ था, इसको चेंज करके एक वर्गाकार बना दिया, मतलब चेंज करके एक समचतुर्भुज बना दिया, सॉरी इसको आयत को चेंज करके एक समचतुर्भुज बना दिया। तो इसकी जो परिमाप है, यहां दे भी रखा है कि जिसका परिमाप एक आयत के परिमाप के बराबर है, ये कन्वर्ट किया था समचतुर्भुज में, तो इसका जो परिमाप होगा इसके परिमाप के बराबर होगा। इसका परिमाप, एक बात बताइएगा, इसका परिमाप क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, तो ये आ गया कितना, 18 और 12 30, और ये किसके द्वारा किसके परिमाप के बराबर होगा, तो इसका परिमाप होता है 4a, क्योंकि चारों भुजा बराबर होते हैं। परिमाप का मतलब होता है विमाओं का योग, भुजाओं का योग होता है। ठीक है, तो यहां से कट जाएगा 2 बार में, और ये कट गया 15, मतलब a बराबर निकल कर आ गया कितना, 15, मतलब इसकी भुजा निकल कर आ गया कितना भाई, इसकी भुजा निकल कर आ गया फिर 15, 15 इसकी सही आंसर हो गया। ठीक है, सुधीर ट्रिगोनोमेट्री आपका करवा रखे हैं, आप देख सकते हैं जाके, ट्रिगोनोमेट्री पूरा पूरा करवा दिए, 6-7 वीडियो लगा है इसकी प्लेलिस्ट में आप जाके देख लेना, है ना, इसकी प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। अब देखो यहां क्या बोला गया, ये निकल कर आ गया। अब आगे देखो, यहां से देखो, एक कोण जो है 120 डिग्री का है, एक कोण जो है यहां से कितना है, 120 डिग्री का, मान लेते हैं ये कोण 120 डिग्री, ये 15 है और ये भी 15 है। एक बात समझना, एक कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखना, हमेशा जहन में बैठा लेना, है ना, हमेशा दिमाग के कोपचे में अपने डाल लेना। ये देखो एक आपका त्रिभुज है, ये एक्स है और ये वाई है, और इसका यहाँ पे दिया हुआ है थीटा, तो इसका एरिया क्या होता है, तो एरिया होता है हाफ इंटू क्रॉस संगत भुजाओं का गुणनफल, और ये हो जाएगा साइन थीटा। तो एक बात समझिएगा, इसी तरीके से एक फिगर भी यहां से हम कह सकते हैं कि इसकी एरिया निकालना है ना, इसकी एरिया जब निकालना है, तो यहां से जब इसकी एरिया निकालना है, तो बात समझिएगा, ये 2 भाग में बांटेगा, ये भी, और ये 2 भाग में, एक भाग का एरिया निकाल लो, उसमें दुगना कर दो, तो यहां से देखो एरिया निकालेंगे तो ये आपका 15, ये भी 15, तो यहां से हो जाएगा हाफ इंटू 15 गुना 15 225, और गुना साइन 120, और पूरे पर 2, क्योंकि ये 2 टर्म है, ये भी 2 एरिया बन गया, एक एरिया ये, एक, तो एक एरिया निकाल दिया, उसमें दुगना कर दिए, तो ये निकल कर आ जाएगा।
तो यहां से आ जाएगा 2 से 2 ये कट गया, तो 225 इंटू साइन 120 को लिख सकते हैं, साइन 120 को लिख सकते हैं कॉस 30 डिग्री। 90 प्लस 30, तो 90 प्लस 30 ये आ गया कॉस 30 डिग्री। ये ट्रिगो यूज हुआ है, तो 225 और इसकी अगर बात करते हैं तो इसका मान होता है √3/2। तो आंसर यही आ जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है नरेश, तो यहां से आ गया आंसर ये। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं? क्या इस बात को आप अच्छे भले बाती समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो एक कॉन्सेप्ट है, उस बात को हमेशा ध्यान रखना। एक कॉन्सेप्ट है, हमेशा इस बात को ध्यान रखना। जैसे एक चीज देख लीजिएगा, एक चीज देखिएगा, आप त्रिभुज की एरिया कितने तरीके से जानते हैं? त्रिभुज की एरिया कितने तरीके से जानते हैं? एक ये त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज है, तो एरिया कितने तरीके से जानते हैं? एक तो आप कहिएगा सर, आप तो एक कहिएगा हीरोन फॉर्मूला से। अगर ये ए बी सी दिया हुआ है तो आप कहिएगा सर पहले एस निकाल लो, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, और हीरोन फॉर्मूला से एरिया निकालेंगे तो ये आ जाएगा एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। दूसरे तरीके से आप कह सकते हैं कि इसमें हाइट दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है h, तो यहां से कहिएगा हाफ इंटू बेस, आपका यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये दो, अगर बेस दिया है और हाइट दिया हुआ है, ठीक है, एक काम ये कर सकते हैं। क्लियर है? दूसरा काम आप ये कर सकते हैं, दूसरा काम आप सिंपल त्रिभुज की बात कर रहे हैं, हम ये कोई नाम नहीं दिए, सिंपल त्रिभुज की मैं बात कर रहा हूं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर एक यहां पे ये दिया हुआ है, अगर ये थीटा दिया हुआ है, ये एक्स दिया हुआ है, ये वाई दिया हुआ है, तो यहां से एरिया निकल कर आएगा हाफ इंटू क्रॉसपोंडिंग साइड्स की गुणनफल, क्रॉसपोंडिंग साइड्स का गुणनफल एक्स इंटू वाई, और ये आपका साइन थीटा होगा। जब ये थीटा दिया है और इसके क्रॉसपोंडिंग, थीटा जिस एंगल का दिया हुआ उसके क्रॉसपोंडिंग साइड दिया हुआ है, तो आप ये एरिया निकाल सकते हैं इतने तरीके से। ठीक है, अच्छा ठीक है सुधीर, मैं उसको करवा दूंगा। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है सुधीर, मैं बना दूंगा उसके लिए। तो ये सारे चीजों को समझ पाए। देखो एक चीज समझिएगा, 16 मीटर लंबे और 10 मीटर चौड़े हॉल के फर्श पर बिछाने के लिए 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर आकार की कितनी ईंटी की आवश्यकता होगी? एक बात समझना मेरे दोस्त, एक बात समझना मेरे भाई, यहां पे एक बात समझेंगे, ये एक हॉल है, हॉल का एक फर्श है, एक रूम है मान लेते बड़ा सा, उसमें फर्श दिया हुआ है और इसकी लंबाई 16 है और इसकी लंबाई 10 है। करे कि इसमें एक हॉल में फर्श पर बिछाने के लिए इतने प्रकार का ईंट चाहिए, ईंट चाहिए, इस तरीके से ईंट बना हुआ है, ये ईंट है, और इस तरीके से ईंट पूरा बिछा हुआ है, इस तरीके से ईंट पूरा क्या हुआ है, बिछा हुआ है। इसी तरह से बिछाना पूरा ईंट की संख्या, तो यहां पे याद रखना ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या तभी पता चल पाएगा, ये पूरे सतह का एरिया निकाल लो, तो सतह मीटर में है, ये मीटर में है, ये भी मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो दिक्कत इस बात का हो जाएगा, तो ये सेंटीमीटर में, क्योंकि ये 20 आपका दे रखा है और ये 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर दो। एक 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर, ये आपका कितना आ गया? तो बताओ, फर्श का एरिया हो जाएगा 1600 लंबाई गुने चौड़ाई, और एक ईंट का आपका अगर बात करते हैं तो 20 गुना 10, तो 0 0 ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, ये 5 16 25 80, मतलब 8000 ईंटों की जरूरत पड़ेगी, 8000 ईंटों की जरूरत पड़ेगी, 8000 ईंटों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, डी इज द राइट आंसर, डी इसका सही उत्तर आएगा। ठीक है, डी इसका क्या होगा, सही उत्तर आएगा।
अगला सवाल है कि एक समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 4 है, इसके एक विकर्ण दे रखे हैं, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। एक यहां देखो, एक आपका ये समचतुर्भुज है, ये एक समचतुर्भुज है। असमचतुर्भुज की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, रोम्बस इसको बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज को रोम्बस बोलते हैं। इसकी भुजा की लंबाई 4 है और ये भी 4 है। कह रहा है इसका विकर्ण एक आपका दे रखा है कितना, 6, और एक विकर्ण मान नहीं दिया हुआ है। तो एक बात समझना कि इसमें रोम्बस में, समचतुर्भुज में विकर्ण को एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, और बाइसेक्ट जहां करता है वो कह रहा है कि वो दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब होता है बराबर भाग में डिस्ट्रीब्यूट करता है और 90 डिग्री पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। एक 6 है, अगर एक 6 कहने का मतलब ये अगर 3 है तो ये भी 3 होगा, क्योंकि एक की लंबाई, एक विकर्ण की लंबाई 6 है, तो ये 3, तो ये भी 3 होगा। इस बात को समझना, ये एक 90 डिग्री ट्रायंगल बन गया, मतलब एक समकोण त्रिभुज बन गया। जब एक समकोण त्रिभुज बन गया तो ये कर्ण हो गया। ये आपका मान तो बेस मान लो, या आधार मान लो, या ऊंचाई मान लो। ये ऊंचाई है तो ये आपका बेस निकलेगा, तो ये इसका निकल करके आएगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर और माइनस इसका 3 का स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा कितना, √7 आएगा। तो यहां बोला गया है दूसरे विकर्ण की लंबाई, मतलब इस विकर्ण की लंबाई, इस विकर्ण की लंबाई मतलब दूसरे विकर्ण की लंबाई, तो यहां आ जाएगा, ये दिया हुआ है √7, तो ये भी √7, ये √7, तो ये भी √7, तो ये आ जाएगा 2√7। इधर राइट आंसर डी इसका सही आंसर आ जाएगा, डी इसका सही आंसर आ जाएगा। हाँ खुशबू, ठीक है, डी इसका सही उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये इधर राइट आंसर, डी इसका सही आंसर हो गया। अगली सवाल की बात करते हैं। अगला बोला गया कि एक लंबवृत्तीय शंकु जिसके आधार की त्रिज्या उसके ऊंचाई के बराबर है। देखो यहां एक शंकु है, कह कि यहां पर एक लंबवृत्तीय शंकु जिसके आधार की त्रिज्या उसके ऊंचाई के बराबर है। मतलब अगर ये कह दें कि त्रिज्या, अगर त्रिज्या x है तो ये भी आपका x होगा, क्योंकि हाइट और, क्योंकि यहां पे हाइट और त्रिज्या दोनों कह रहा है बराबर है। अब तोड़ के पढ़ो अगले सवाल को, बराबर है। का आयतन, किसका आयतन, शंकु का आयतन एक अर्धगोले के आयतन के बराबर है। एक अर्धगोले कहने का मतलब इस तरीके का है अर्धगोला, इसकी त्रिज्या क्या है ये पता नहीं, इसकी त्रिज्या को हम लोग क्या मानते हैं, r मानते हैं। तो इसकी जो आयतन होगा, इसका जो इसका वॉल्यूम जो होगा वो 1/3 पाई r स्क्वायर, तो r स्क्वायर इंटू एच, तो ये क्या होगा, दोनों x³ हो जाएगा, क्योंकि r भी वही है h भी वही, तो r स्क्वायर इंटू एच, तो h भी x, r स्क्वायर x, तो ये मान लिए। तो इसका देखो यहां होता है पूरे गोले का 4/3 होता है पाई r³, तो ये 2 से 2 कट गया, ये 3 से 3 कट गया, और यहां पे आंसर देखने को मिल गया, यहां से आंसर देखने को मिल गया क्या, देखो यहां से ये x³ और ये r इधर आ जाएगा x³, तो ये आ गया 2 बटा कितना 1। तो यहां से रेशियो हम निकाल सकते हैं कि x बटा r, तो ये आ जाएगा कितना, क्यूब रूट ऊपर चल जाएगा और यहाँ 1 पे क्यूब रूट जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब आंसर हो गया बी, इसका सही आंसर आ जाएगा, बी इसका सही उत्तर आ जाएगा, ठीक है, बी इसका सही आंसर आ जाएगा। 3 4 5 से नहीं होगा क्या, नहीं, यहाँ पे 3 4 5 कैसे होगा, यहाँ देता तब ना, ये 3 है या 4 है तो ये तब होगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर आ गया। तो यहां तक हम लोग सारे क्वेश्चंस को कर पाए, क्लियर है यहां तक। तो यहां तक सारे क्वेश्चंस हम कर पाए। आगे जो सवाल होंगे कल नेक्स्ट क्लास में, ये 140 तक हम कर पाए, एंड नेक्स्ट जो आपके होंगे वो मंडे से होंगे,
क्योंकि हम जानते हैं मंडे टू फ्राइडे ये क्लास मंडे टू फ्राइडे चलता है, ये क्लास मंडे टू फ्राइडे चलता है और मंडे टू फ्राइडे 6:15 में डेली, है ना, डेली आपका 6:15 से 7:15 तक आपका ये चलेंगे। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। और अभी बुक ही चलेगा, बुक ही चलेगा, ये बुक चलेगा कौन सा, 3200, ठीक है, 3200, ठीक है। ये बोर्ड पीडीएफ अभी डला जाएगा। तो ये आपकी डेली क्लास चलती है, रेलवे की ये डेली क्लास, रेलवे की ये पाठशाला आपकी डेली क्लास होती है। 3 4 5 नहीं लगेगा क्योंकि कर्ण आपका 4 दिया है। कर्ण आपका अगर 5 दिया होता तो जाके 3 4 5 लगाते, क्योंकि किसी भी त्रिभुज में अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये 3 और ये 4 रहा तब ये 5 होगा। अगर यहां ये कह दे कि यही 4 है तो कर्ण कभी भी 4 नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखना, कर्ण कभी भी 4 नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है मेरे भाई। तो यहां से हम लोग सभी चीजों को सीख पाए और 140 तक हम कर पाए। तो अब नेक्स्ट क्लास हम जब भी लेंगे वो मंडे टू फ्राइडे, याद रखना, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे डेली क्लास होती है, ठीक है, फ्राइडे। तो यहां तक सारे क्लास को कंप्लीट कर पाए। कुछ बीच में छुट्टी भी होती है, जबकि जिसे कुछ कल टीचर्स डे थे इसलिए नहीं ले पाए, है ना। तो यहां तक हम लोग कर पाए और फिर देखेंगे निचले सोमवार से इसके बाद की सवाल। टोटल 180 सवाल है, तो हम लोग 40 सवाल को देख पाए। 180 सवाल टोटल है, टोटल आपके 180 सवाल है। तो 40 सवाल हुआ, 2 दिन और लगेगा, 20 सवाल और ये भी 20 सवाल, ठीक है। इसके बाद ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे, ज्योमेट्री के बाद फिर हम कुछ ये ठीक है, हाँ ये पूरा बुक कर देंगे। डेली नरेश योगी, डेली आप 6:15 में जुड़ जाएंगे, पूरा बुक कंप्लीट होगा। आप अगर ट्रिगो देखना चाहते हैं, अलजेब्रा देखना चाहते हैं और इसके प्रीवियस क्वेश्चन देखना और भी चाहते हैं तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, जाइएगा वहां पे प्लेलिस्ट होगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, 2 3 4 के बाद आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। चंद्रवंशी जी, ठीक है, 30 क्वेश्चन लेकर देखो, क्वेश्चन अगर इजी रहा तो 30 क्वेश्चन चला जाएगा और हार्ड रहा तो फिर आपको 20-25 क्वेश्चन में ही जाके अटकना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सभी को, धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, मेरे साथ इतना समय बिताने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, तहे दिल से धन्यवाद। मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आपके साथ बने रहे और आप जल्दी अपने मंजिल को, अपने जो मन में सपने को सजोए हुए उसे प्राप्त करें। थैंक यू।